नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अनमोल ज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम क्लास 12th हिंदी अनिवार्य का अध्याय फर्स्ट हरिवंश राय बच्चन का फुल एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। एक एक लाइन का यानी फुल एक्सप्लेनेशन, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए आज हम क्या है, टुडेज गोल अपना क्या है। आज अपना गोल है आत्म परिचय, यानी जो हरिवंश राय बच्चन है उन्होंने 2 कविताएं लिखी हुई हैं आपकी किताब में। आपका पहला जो अध्याय यहाँ पर पहला अध्याय है उसमें 2 कविताएं लिखी हुई हैं। पहली कविता का नाम है आपका आत्म परिचय और दूसरी जो कविता दी हुई है उसका नाम है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ठीक है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दूसरी कविता जो है वो तो बहुत छोटी है। आपका जो आत्म परिचय है वो 10 पैराग्राफ में बांटा हुआ है। ठीक है, तो आज हम सिर्फ और सिर्फ आत्म परिचय को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला पैराग्राफ दिया हुआ है। देखिए, आप अपनी किताब लेकर साथ में बैठें और जो कठिन शब्द हैं उनको अपने पेन से अंडरलाइन करते जाएं। तो देखिए, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने जंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। देखिए यहाँ पर कठिन शब्द क्या है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। देखिए जो जग जीवन का भार है ना, जग जीवन का भार यानी संसार रूपी समस्याएं, संसार रूपी समस्याएं। और आगे है जीवन में प्यार, यानी जीवन से प्यार करता है। यानी कवि क्या कहता है, मैं संसार रूपी जो समस्याएं उनको लिए हुए फिरता हूँ, फिर भी वह जीवन से क्या करता है, प्यार करता है। कर दिया किसी ने, अब देखिए किसी ने जंकृत जिनको छूकर। अब देखिए किसी ने जो शब्द है वो क्या है, किसी ने कवि के प्रिय, प्रिय के प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया है। और यह प्रिय कौन है, यह प्रिय कोई प्रेमिका हो सकता है कवि का, या फिर उनका कोई मित्र हो सकता है। जंकृत का मतलब होता है कंपित करना। ठीक है, कंपित करना या हिलाना। मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। इस तरह से आपको कठिन शब्द थे वो याद रखने हैं। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रसंग देखिए, यह काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के आत्म परिचय से लिया गया है। इसके रचयिता महान कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। कवि ने यहाँ संसार के साथ द्वंद्वात्मक संबंधों को क्या है, प्रकट किया है। इस तरह से आपको इसका प्रसंग लिखना है। आगे देखिए, आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। ठीक है, व्याख्या, व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्रसंग आप बनाकर भी लिख सकते हैं, लेकिन व्याख्या में आपको क्या है, आपको सटीक उत्तर देना है। तो देखिए कैसे है, कवियाँ कहते हैं कि वह सांसारिक कठिनाइयों से क्या है, जूझ रहे हैं। यानी मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। तो कवि क्या कहना चाहते हैं कि वह सांसारिक कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, फिर भी वह इस जीवन से क्या है, प्यार करता है। अर्थात वह अपनी आशाओं और निराशाओं से क्या है, संतुष्ट है। कवि बताते हैं कि मैं सांसों के 2 तार लगे हुए हृदय रूपी वाद्य यंत्र को लिए हुए हूँ, जिसे किसी ने छूकर जंकृत या कंपित कर दिया है। यहाँ किसी ने जो शब्द आया है वो कवि के प्रिय का क्या है, प्रतीक है। यह प्रिय प्रेमिका हो सकती है या फिर कोई मित्र हो सकता है। तो देखिए इस तरह से आपको लिखना है। तो इस पैरा में क्या है, एक सिंपल सा आपको आंसर देना है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। यानी कवि क्या कहना चाहता है कि वह सांसारिक कठिनाइयों से जूझ रहा है, फिर भी वह इस जीवन से प्यार करता है। और उसके हाथ में क्या है, यानी वह किसको लिए हुए है, एक हृदय रूपी वाद्य यंत्र को लिए हुए है, जिसे किसी ने छूकर झंकृत कर दिया है। यानी किसने किसने छूकर जंकृत कर दिया है, यानी उसके प्रिय ने। और वो प्रिय कौन है, वह प्रिय उनकी प्रेमिका हो सकती है या फिर कोई मित्र हो सकता है। इस तरह से आपको इसका क्या है, व्याख्या करनी है। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है इसी व्याख्या में, कवि चाहता है कि वह अपने प्रिय के प्रति प्रेम व्यक्त करे, उसे अपना स्नेह दे, प्यार दे। वह अपने जीवन में प्रेम की ललक के लिए घूम रहा है। तो देखिए यहाँ पर विशेष क्या है, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। इसमें रूपक व अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, प्रसाद गुण का प्रयोग है, कोमलाकांत शब्दावली है। ठीक है, इस तरह से आपको इसका विशेष लिखना है। आगे देखिए, आगे है दूसरा। ठीक है, दूसरा पैराग्राफ है, मैं स्नेहशुरा का पान किया करता हूँ, कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। तो देखिए स्नेहशुरा, स्नेहशुरा का मतलब है प्रेम रूपी मदिरा। ठीक है, सुरा का क्या मतलब होता है, मदिरा होता है। सुरा का मतलब होता है मदिरा। ठीक है, मदिरा। स्नेह का मतलब होता है एक तरह से प्रेम रूपी मदिरा, यानी पान। पान का मतलब क्या है, पीना। पान का मतलब क्या है, पीना। इस तरह से आपको लिखना है। और आगे देखिए दूसरा है, कभी न जग का ध्यान क्या करता हूँ। जो संसार है उसका कभी क्या नहीं करता, ध्यान नहीं करता हूँ। जग यानी संसार, जग यानी संसार, संसार के लोग,
संसार उनकी गाते जो, यानी जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। इस तरह से आपको जो किताब है कठिन शब्द उनको देखना है। आगे देखिए, अब अपन एक चीज़ देखिए कि प्रसंग जो है, प्रसंग आप एक एक जैसा ही होता है। कैसे कि प्रस्तुत पद्यांश जो है वो हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के प्रथम अध्याय आत्म परिचय से लिया गया है। इसके रचयिता महान कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। उन्होंने यहाँ पर संसार के साथ द्वंद्वात्मक संबंधों को दर्शाया है या फिर आत्म अभिव्यक्ति को दर्शाया है। इस तरह से आपको लिख सकते हो। तो आपका प्रसंग जो है वो एक तरह से सभी का एक जैसा ही रहेगा। तो अपन अब क्या देखने वाले हैं, अपन अब डायरेक्ट क्या देखेंगे, अपन व्याख्या देखेंगे। तो देखिए व्याख्या है, कवि यहाँ कहते हैं कि मेरा मन प्रेम रूपी मदिरा पीकर क्या है, मस्त है। कवि के हृदय में प्रेम की भावना है। कवि ने कहा है कि यह दुनिया वाले मेरे बारे में चाहे कुछ भी कहें, मैं प्रेम का प्याला पीकर अपने में मग्न रहता हूँ। ठीक है, तो ये दुनिया वाले मेरे बारे में कुछ भी कहें, कुछ भी बोलें, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो प्रेम का प्याला पीकर अपने में मग्न रहता हूँ। लोग सामाजिक सरोकार वाले कवियों को पसंद करते हैं। मैं तो अपने गीतों में अपने मन के भावों को व्यक्त करता हूँ और अपनी कविताओं का विषय भी खुद ही हूँ। ठीक है, इस तरह से। तो देखिए इसका एक सिंपल सा अर्थ है, मैं इसलिए सुरा का पान किया करता हूँ। तो कवि ने यहाँ पर कहा है कि वह प्रेम रूपी मदिरा पीकर क्या है, मस्त है। यानी कवि के हृदय में प्रेम की भावना है। मैं कवि न जग का ध्यान किया करता हूँ। तो आगे कवि ने कहा है कि संसार के लोग मेरे बारे में चाहे कुछ भी कहें, ठीक है, मैं तो प्रेम का प्याला पीकर अपने में मग्न रहता हूँ, अपने में मग्न रहता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। यानी यानी लोग जो हैं वो सामाजिक सरोकार वाले कवियों को पसंद करते हैं। मैं तो अपने गीतों में अपने मन के जो भाव हैं उनको व्यक्त करता हूँ। इस तरह से आपको इसका क्या है, व्याख्या करनी है, समझ समझ के करनी है। एक भी अगर आपको पैराग्राफ अच्छे से समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को स्किप करके पीछे से देख सकते हो, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, आगे देखिए इसका अपन विशेष भी जान लेते हैं। विशेष है ना, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है। ठीक है, खड़ी बोली हिंदी, यहाँ पर रूपों नहीं है, यहाँ पर रूपक अलंकार है। ठीक है, क्या है, रूपक। रूपक अलंकार कहाँ पर था, रूपक अलंकार था प्रेम रूपी मदिरा। ठीक है, प्रेम रूपी मदिरा यानी स्नेह, स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, तो यानी प्रेम रूपी मदिरा, तो वहाँ पर रूपक अलंकार था। अनुप्रास अलंकार जो उसकी सहज अभिव्यक्ति हुई है, भाषा सरल है, सहज है। इस तरह से आपको क्या है, विशेष लिखना है। अगर आप इस फॉर्मेट में अगर आप व्याख्या करेंगे तो आपको पूरे के पूरे जो 4 नंबर होते हैं या फिर 5 नंबर की व्याख्या आपकी एग्जाम में आती है, उसमें आपको लिखना है। तो देखिए आगे है तीसरा, अपन ने 2 जान लिए। आगे मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। तो क्या हरिवंश राय बच्चन जी हैं, उन्होंने क्या बहुत ही अच्छे और बहुत ही अच्छी तरह से क्या है लेखन कार्य किया है, बहुत ही सुंदर लेखन किया है। तो देखिए निज का मतलब होता है स्वयं, उर का मतलब होता है हृदय, उर का मतलब क्या होता है, हृदय। यहाँ पर उद्गार है। ठीक है, उद्गार, उद्गार का मतलब होता है अनुभूति, अनुभूति या फिर विचार, अनुभूति, सपने, है ना। निज का मतलब स्वयं, और का मतलब हृदय। उपहार, यहाँ पर उपहार का मतलब है प्रशंसा, प्रशंसा करना। ठीक है, अपूर्ण यानी जो पूरा नहीं है। मुझे न भाता यानी संसार मुझे न भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। तो इस तरह से कवि ने यहाँ पर लिखा है। तो देखिए मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, तो कवि यहाँ पर क्या कहता है, मैं अपने हृदय के जो उद्गार हैं, अनुभूति है, उनको लेकर घूम रहा हूँ, और मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। यानी मैं अपने जो गीत हैं उनकी खुद ही प्रशंसा क्या है, करता हूँ। है ये अपूर्ण संसार ना मुझको भाता, यानी जो अपूर्ण संसार है, जो पूरा संसार नहीं है, ठीक है, वो मुझको भाता नहीं है। मैं अपने स्वप्नों का क्या है, संसार लेकर फिरता हूँ, मुझे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। तो देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या है, कवि चाहता है, यानी कवि कहता है कि मैं इस दुनिया के बारे में नए नए मनोभाव रखता हूँ। क्या कवि क्या कहता है, मैं इस दुनिया के बारे में नए नए मनोभाव रखता हूँ। कवि कहना चाहता है कि वह अपने हृदय की स्नेहमयी वाणी को अभिव्यक्त करना चाहता है, यानी निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। इसका मतलब क्या है, कवि अपने हृदय की स्नेहमयी वाणी को अभिव्यक्त करना चाहता है, कहना चाहता है कि मैं इस संसार को अपने हृदय के कोमल भाव प्रदान करना चाहता हूँ। इस तरह से आपको लिखना है। आगे देखिए, मनुष्य अपनी असीम इच्छाओं और आकांक्षाओं के कारण इस भौतिक संसार में उलझा हुआ है, यानी मनुष्य की अपनी अपनी असीम इच्छाएं हैं, अपनी अपनी आकांक्षाएं हैं, इनके कारण इस भौतिक संसार में क्या है, उलझा हुआ है, पैसे के पीछे भाग रहा है,
जिस वजह से उनके बीच प्रेम भाव जो है वो निरंतर समाप्त हो रहा है। इस अमूल्य प्रेम भावना से रहित यानी शून्य होने के कारण ही, यानी इस अमूल्य प्रेम भावना से रहित एवं शून्य होने के कारण ही यह संसार जो है वो कवि को कैसा लगता है, अपूर्ण लगता है, अप्रिय लगता है। कवि चाहता है कि दुनिया में क्या हो, प्रेम हो। तो देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, यानी कवि ने ऐसा क्या क्यों कहा। देखिए यहाँ पर क्या प्रश्न बनता है, मैं देखिए वो प्रश्न बताऊंगा आपको। प्रश्न बनता है, प्रश्न बनता है कुछ इस तरह से, यानी प्रश्न बनता है कि कवि ने ऐसा क्यों कहा है, कवि ने ऐसा क्यों कहा है कि उसे यह संसार जो है वो क्या है, अपूर्ण लगता है। ठीक है, अपूर्ण लगता है। इस तरह से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद करना है। क्वेश्चन बनता है, 100% पूछा भी गया है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। यानी कवि ने ऐसा क्यों कहा है कि कवि को ये संसार है वो अपूर्ण लगता है। देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर यहीं से होगा। देखिए कैसे होगा इसका आंसर, आपको इसका आंसर यहीं से देना है। यानी मनुष्य अपनी असीम इच्छाओं और आकांक्षाओं के कारण इस भौतिक संसार में उलझा हुआ है, जिस वजह से उनके बीच जो प्रेम भाव है ना, एक दूसरे के प्रेम भाव होता है वो निरंतर समाप्त हो रहा है। और इस अमूल्य प्रेम भावना से रहित या शून्य होने के कारण ही कवि को यह संसार क्या है, अपूर्ण एवं अप्रिय लगता है। कवि चाहता है कि इस दुनिया में क्या हो, प्रेम हो। इस तरह से आपको इसका उत्तर लिखना है। देखिए आगे इसका विशेष भी जान लेते हैं। ठीक है, कवि ने खुद के भावों को व्यक्त कर आत्म परिचय दिया है। यानी कवि ने खुद के भावों को व्यक्त किया है और आत्म परिचय यानी खुद का क्या दिया है, परिचय दिया है। दूसरा है संसार के प्रति अपने द्वंद्वात्मक संबंधों को स्पष्ट किया है। तीसरा है भाषा खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग भी हुआ है। ठीक है, इस तरह से आपको इसका लिखना है आंसर। ठीक है, आगे देखिए चौथा देखिए, 3 जान लिए। चौथा है मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मस्त रहा करता हूँ, मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। देखिए क्या कवि ने गजब लिखा है, मैं जला हृदय में अग्नि दाह करता हूँ, सुख दुख दोनों में क्या रहता है, मस्त रहता है। कवि के हृदय में क्या है, एक तरह से अग्नि जल रही है, प्रेम रूपी अग्नि जल रही है ना, उसकी जो प्रिय है उसके प्रति अग्नि जल रही है। सुख दुख दोनों में मस्त रहता है कवि। और जो संसार है वो इस, यानी जो संसार के लोग हैं वह इस संसार को पार करने के लिए क्या है, नाव बनाते हैं। मैं भव मौजों पर क्या है, मस्त रहता हूँ। इस तरह से कवि ने लिखा है। तो देखिए इसका भी प्रसंग वही होगा, अपन सिर्फ क्या है ऐसे ही व्याख्या देखेंगे। तो देखिए इसकी व्याख्या क्या होगी, कवि अपने प्रेम की मदोसी में मस्त है, वह किसी भी सूरत में अपने प्रिय से दूर नहीं होना चाहता। यानी कवि क्या कहता है कि वह प्रेम की मदोसी में मस्त है, वह किसी भी सूरत में अपने प्रिय जो है, अपनी प्रेम का जो उससे दूर नहीं होना चाहता। वह उसकी मधुर स्मृति, यानी मधुर स्मृति का मतलब क्या है, वह उसकी मीठी यादों की जो ज्वाला है वो मन में सुलगाए हुए है। तो देखिए यहाँ से आपको कैसे लिखना है, यानी मैं जला हृदय में अग्नि दाह करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। तो इसका एक सिंपल सा है, यानी वह किसी भी सूरत में अपने प्रिय से दूर नहीं होना चाहता। वह उसकी मधुर स्मृति जो है, उसकी मीठी यादें हैं, उसकी ज्वाला अपने मन में सुलगाए हुए है। इसलिए कहा गया है कि मैं जला हृदय में अग्नि दाह करता हूँ, इसीलिए कहा गया है। यानी वह उसकी मधुर स्मृतियों की जो ज्वाला है वो अपने मन में सुलगाए हुए है। कवि को अपने प्रिय से बहुत गहरा प्रेम है और कवि को अपने प्रिय की यादों में ही क्या है, आनंद मिलता है। आगे देखिए, आगे है यह संसार सागर के समान भयंकर है। ठीक है, और इसे तैरने के लिए कोई ना कोई नाव तो जरूर चाहिए। कवि अपने प्रिय के प्रेम को नाव बनाकर उसी के सारे ये भव सागर यानी संसार पार करना चाहता है। कवि को संसार के विषय वासनाओं से गहरा लगाव नहीं है, वह तो अपने प्रिय की जो मधुर यादें हैं उनमें मस्त होकर सुख दुख दोनों में क्या है, मग्न रहता है। कुछ इस तरह से आपको लिखना है, समझ के लिखना है, ऐसा नहीं कि आप इसको रटने लग जाओ। ठीक है, समझ में आए तो आपको याद हो ही जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ एक बार रिवीजन करना है। आगे देखिए इसकी व्याख्या यानी विशेष, यानी व्याख्या तो अपन ने जान ली, अब देखते हैं इसका विशेष क्या है। तो खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है, ये तो आपको लिखना ही लिखना है।
यानी भवसागर में रूपक अलंकार है, यानी भवसागर संसार यानी भवसागर में रूपक अलंकार है। तीसरा, कवि ने अपना परिचय कराने का प्रयास किया है। आगे देखिए पांचवा, पांचवा है, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। तो देखिए इसके जो कठिन शब्द हैं उनको भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए यौवन का मतलब होता है एक तरह से जवानी, और उन्माद का मतलब होता है पागलपन। क्या होता है? पागलपन। ठीक है, उन्माद का मतलब होता है पागलपन, और यहाँ पर भी उन्माद है, वो भी पागलपन है। अवसाद, अब देखिए जो अवसाद शब्द है उसका मतलब एक तरह से दुख है। ठीक है, दुख है। यहाँ पर पागलपन का मतलब क्या है? मस्ती है ना। जो मुझको बाहर से रुलाती भीतर से, है ना, जो मुझको बाहर रुला भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। तो देखिए इसकी क्या है, अपन व्याख्या देखते हैं, व्याख्या से अपन को समझ में आएगा। यानी कवि कहता है कि उसके मन पर जवानी का पागलपन सवार है। तो देखिए पहली लाइन में ही क्या कहा गया था? मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। उसका अर्थ क्या है? कवि कहता है कि उसके मन पर जवानी का पागलपन सवार है, वह उसकी मस्ती में घूमता फिरता है। इस दीवानेपन के कारण उसे अनेक दुख भी मिलते हैं। यानी उन्मादा में अवसाद लिए फिरता हूँ, इसका मतलब क्या है? इस दीवानेपन के कारण उसे अनेक दुख भी मिलते हैं, वह इन दुखों को उठाए हुए घूमता है। कवि को जब उसके प्रिय की याद आ जाती है तो उसे बाहर से हंसा जाती है, परंतु परंतु उसका मन जो है वो रो देता है। अर्थात याद आने पर जो कवि का मन है वो व्याकुल हो जाता है, दुखी हो जाता है। ठीक है, ये आपको याद है, यहाँ पर ऐसे रखना है। आगे देखिए इसकी विशेष विशेष भी देखिए। तत्सम प्रधान खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, यौवन में उन्माद, यौवन में अवसाद में विरोधाभास अलंकार है। तो देखिए यौवन का मतलब होता है जवानी, जवानी, और अवसाद का मतलब होता है एक तरह से दुख वगैरह हुआ है। तो जवानी में दुख दुख लेना तो क्या है? विरोधाभास अलंकार है। ठीक है, तो देखिए इसका एक तरह से सिंपल सा अर्थ समझ लेते हैं। यानी कवि क्या कहता है? मैं यौवन को उन्माद लिए फिरता हूँ। कवि कहना चाहता है कि वह उसके मन पर जवानी का क्या है? पागलपन सवार है। उसके जो मन पर जवानी का क्या है? पागलपन सवार है, और वह इस पागलपन के कारण उसे जीवन में अनेक दुख भी मिलते हैं। अवसाद का मतलब दुख भी मिलते हैं, यानी, है ना। और कवि क्या कहता है? कवि कहता है यानी वह इस दुखों को उठाए हुए घूमता है। यानी कवि को जब अपने प्रिय की याद आ जाती है, जो यानी उसके प्रिय की याद आ जाती है, तो उसे बाहर से हंसा जाती है, परंतु कवि का मन जो है वो अंदर से क्या है? रो देता है। अर्थात कवि का मन क्या है? व्याकुल हो जाता है। इस तरह से आपको लिखनी है। आगे देखिए अगला है आपका छठवा, है ना, छठवा पैराग्राफ है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। देखिए ये सबसे कठिन है, मुझे तो ये सबसे कठिन लगा। और आपको अगर कौन सा पैराग्राफ कठिन है वो समझ में, आपको वैसे तो कठिन तो कोई नहीं है, समझेंगे तो सब आसान है। तो देखिए इसका आपको ध्यान से समझना होगा। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना। तो देखिए सबसे पहला है कर यत्न। यत्न का मतलब होता है प्रयत्न, प्रयास। यत्न का मतलब होता है प्रयत्न, प्रयास। ठीक है, मिटे सब सत्य किसी ने जाना। नादान, नादान का मतलब होता है एक तरह से मूर्ख होता है। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। मूड का मतलब भी मूर्ख है, मूर्ख। ठीक है, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना। तो इस तरह से है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या बहुत ही सिंपल वे में देखते हैं। कवि कहता है कि उन्होंने सारे प्रयत्न करके देख लिए, लेकिन किसी ने उनके हृदय के प्रेम को जानने की कोशिश नहीं की। कोई भी मेरे इस जीवन सत्य को जान नहीं पाया। इस तरह जिसे भी देखो वही क्या है? नादानी करता दिखाई दे रहा है। लोगों को जहाँ पर भी धन, वैभव और भोग सामग्री मिल जाती है, वह वहीं पर दाना चुगने लगते हैं, अर्थात स्वार्थ पूर्ति करने लगते हैं। तो देखिए इस जो पैराग्राफ है इसका मतलब क्या है? यानी कवि क्या कहता है कि कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। कवि कहता है कि मैंने सारे प्रयत्न, सारे उपाय करके देख लिए, लेकिन किसी ने भी मेरे जो जीवन सत्य है उसको जानने की कोशिश नहीं की। कोई भी मेरे जीवन सत्य को जान नहीं पाया। ठीक है, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। देखिए नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, इसका मतलब क्या है? कवि कहता है
कि इस तरह जिसे भी देखो वही क्या है, नादानी करता दिखाई दे रहा है। यानी लोगों को जहाँ पर भी धन मिलता है, पैसा मिलता है, वैभव मिलता है और भोग सामग्री मिलती है, वह वहीं पर क्या है, स्वार्थ पूर्ति करने लगते हैं। यानी नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। दाना का मतलब क्या है, दाना का मतलब है स्वार्थ पूर्ति करना, ठीक है, स्वार्थ पूर्ति करने से है। यानी वैभव, दाना का मतलब क्या है, धन, वैभव और भोग सामग्री, इससे है, ठीक है, दाना। आगे देखिए, आगे है, परंतु कवि की दृष्टि में से लोग क्या है, मूर्ख होते हैं। यानी नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। आगे है, फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे। यानी फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ, सीखा ज्ञान बुलाना। इसमें कवि ने क्या कहा है, परंतु कवि की जो दृष्टि में से लोग क्या हैं, वो मूर्ख होते हैं, नासमझ होते हैं, क्योंकि वे जानबूझकर सांसारिक लोभ मोह के चक्कर में फंस जाते हैं। कवि ने इस सांसारिकता को क्या है, जान लिया है, इसलिए कभी पुरानी बातों को भुलाकर अपने मन के अनुसार चलना सीख रहा है। तो देखिए बहुत सरल है। आगे इसका अपन देखते हैं। कवि कहता है कि उसने सारे प्रयत्न करके देख लिए, सारे उपाय करके देख लिए, लेकिन किसी ने, यानी संसार के किसी लोग ने या किसी ने भी मेरे जीवन सत्य को जानने की कोशिश नहीं की। कोई भी मेरे जीवन सत्य को जान नहीं पाया, ठीक है। इस तरह जिसे भी देखो वही नादानी करता दिखाई दे रहा है। अर्थात लोगों को जहाँ पर भी धन, वैभव और भोग सामग्री मिलती है, वह वहीं पर स्वार्थ पूर्ति करने लगते हैं। कवि की दृष्टि में से लोग क्या होते हैं, मूर्ख होते हैं, क्योंकि वे जानबूझकर क्या है, इस सांसारिकता जो है उसके लोभ मोह के चक्कर में फंस जाते हैं। और कवि ने ऐसी सांसारिकता को क्या है, जान लिया है, इसलिए कवि अपने मन के अनुसार चलना सीख रहा है, ठीक है। इस तरह से आपको इसका लिखना था, इसकी व्याख्या करनी थी। आगे देखिए, इसका विशेष है। विशेष, कवि अपने हृदय के दुखों को तथा संसार के मूर्ख व्यक्तियों की विचित्र दशा को बताता है। कवि अपने हृदय के दुखों को, यानी कवि ने अपने हृदय के दुखों को बताया है, और संसार के मूर्ख व्यक्ति है ना, उनकी विचित्र दशा को बताया है। दूसरा है कोमलाकांत शब्दावली, तत्सम भाषा का प्रयोग, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार का क्या है, प्रयोग हुआ है, ठीक है। इस तरह से आपको इसका विशेष व्याख्या करनी थी, बहुत सरल था। आगे देखिए, आगे है आपका आपका सातवां, ठीक है, सातवां पैराग्राफ। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता, ठीक है। इस तरह से लिखना है आपको। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला, यहाँ पर देखिए और यानी 3 बार और का प्रयोग हुआ है। तो देखिए मैं का मतलब क्या है, मैं का मतलब तो हरिवंश राय बच्चन से है। और जो शब्द है, ठीक है, और जो शब्द है अन्य, और का शब्द का मतलब क्या है, अन्य। और जग माने संसार, यानी संसार के लोग। और कहाँ का नाता था, देखिए बहुत सिंपल है, इसको ध्यान से समझिए। मैं और, मुझ में और संसार में, मुझ में और संसार में कहाँ का नाता है, नाता यानी रिश्ता, संबंध, ठीक है, संबंध, ठीक है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव। जोड़ा का मतलब होता है इकट्ठा करना, वैभव यानी धन वगैरह, ठीक है, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। तो देखिए बहुत सरल है। यानी कवि क्या कहना चाहता है कि मेरे और संसार के बीच, यानी रिश्ता कहाँ पर है, मेरे और संसार के बीच कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है। और मेरे और संसार के बीच क्या है, एक तरह से टकराव चल रहा है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, यानी मैं कितने कितने जग रोज बना लेता हूँ कल्पना के अनुसार और उसे मिटा देता हूँ। और जो संसार के लोग हैं वो पृथ्वी पर क्या है, यानी वैभव जोड़ते हैं, ठीक है, वैभव जोड़ते हैं, यानी धन सामग्री जोड़ते रहते हैं। मैं तो ऐसी पृथ्वी को प्रतिपग से, हर कदम पर ऐसी पृथ्वी को ठुकराता हूँ। तो देखिए इसकी व्याख्या देखिए कैसे है। कवि कहता है कि मुझ में और संसार में कोई संबंध नहीं है। यानी कवि ने क्या कहा था, मैं और जग और कहाँ का ना था। यानी कवि क्या कहना चाहता है कि मुझ में और संसार में कोई संबंध नहीं है, यानी संसार के लोगों में कोई संबंध नहीं है। संसार के लोगों के साथ मेरा टकराव चल रहा है। कवि अपनी कल्पनाओं के अनुसार संसार का निर्माण करता है और उसे क्या है, मिटा देता है। यानी कवि क्या है, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। तो इसका मतलब क्या है, कवि अपनी कल्पनाओं के अनुसार संसार का निर्माण करता है और उसे मिटा देता है। यह संसार धरती पर सुख के साधन एकत्रित करता है, परंतु कवि हर कदम पर इस धरती को क्या है, ठुकराता है। अर्थात जिस पृथ्वी पर रहता है उसी के प्रतिकूल क्या है, आचार विचार करता है। तो इस तरह से आपको इसकी व्याख्या करनी थी, ठीक है। यानी कवि ने क्या कहा है
कवि ने कहा है कि जो संसार है यानी मुझ में और संसार के लोग हैं उनमें कोई भी संबंध नहीं है, कोई भी रिश्ता नहीं है। संसार के लोगों के बीच मेरा क्या है, टकराव चल रहा है, टकराव चल रहा है। ठीक है, इस तरह से आगे है, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, यानी कवि कहना चाहता है मैं अपनी कल्पनाओं के अनुसार कितने ही जग रोज बनाता हूँ, कितने ही संसारों का निर्माण करता हूँ और उन्हें रोज मिटा देता हूँ। संसार के लोग इस पृथ्वी पर क्या है, वैभव जोड़ते हैं, धन सामग्री जोड़ते हैं, मैं तो ऐसी धन सामग्री को, ऐसी पृथ्वी को क्या है, हर कदम पर ठुकराता हूँ। इस तरह से इसका लिखना था। आगे देखिए इसका विशेष भी जान लेते हैं। विशेष है, कवि ने अपनी अनुभूतियों का परिचय दिया है। कहाँ का नाता, कहाँ का नाता में प्रश्न अलंकार है तथा यहाँ पर यहाँ पर जो बना बना है ना, बना बना, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। ठीक है, इसमें कौन सा है आपका, इसमें है आपका यमक अलंकार है, यहाँ पर यमक अलंकार है। आगे देखिए, आगे है तीसरा, अनुप्रास अलंकार की सहज अभिव्यक्ति हुई है। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना था विशेष। आगे है आपका आठवां, मैं जग जीवन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रसाद न्योछावर, मैं खंडर का वह भाग लिए फिरता हूँ। तो देखिए, मैं जग जीवन का राग लिए फिरता हूँ, जग जीवन यानी मैं जग जीवन में राग लिए फिरता हूँ। जग जीवन यानी संसार, जग यानी संसार। ठीक है, जग का मतलब क्या होगा, संसार, संसार का जो जीवन है उसमें राग, राग का मतलब होता है एक तरह से गीत, है ना, खुशी, राग लिए फिरता हूँ। शीतल वाणी जो है यानी शीतल वाणी मधुर वाणी, उसमें क्या है, आग लिए फिरता हूँ। तो देखिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, विरोधाभास अलंकार है, शीतल वाणी प्लस आग। ठीक है, इस तरह से। तो आगे इसकी अपन क्या है, व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या है, कवि कहता है कि वह रोदन यानी रोने में भी क्या है, राग यानी प्रेम लिए फिरता है। उसकी शीतल वाणी, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, उसकी शीतल वाणी में आग समाई हुई है, अर्थात उसमें असंतोष झलकता है। उसका जीवन प्रेम की निराशा के कारण कैसा है, खंडर सा है, यानी प्रेम की निराशा के कारण, है ना, कैसा है, खंडर सा है। फिर भी उस पर राजाओं के महल न्योछावर होते हैं, यानी वह अपनी प्रेम की निराशा के कारण जब कविता करता है, लेखन करता है, तो जो राजा हैं, है ना, राजा की जो महल है वो भी क्या है, उसकी कविताओं पर न्योछावर हो जाते हैं। तो फिर भी उस पर राजाओं के महल न्योछावर होते हैं। ऐसे खंडरों का वह एक हिस्सा लिए घूमता है जिस पर महल न्योछावर कर सके। ठीक है, तो इस तरह से लिखना था, ये भी बहुत सरल है। आगे देखिए इसकी विशेष, विशेष है अनुभूतियों की, यानी अनुभूतियाँ व्यक्त की गई हैं कवि के द्वारा। रोदन में राग और शीतल वाणी में आग, रोदन यानी रोने में प्रेम लिए फिरता है, शीतल वाणी यानी शीतल वाणी में क्या है, आग लिए फिरता है। यहाँ पर क्या है, विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो देखिए यहाँ पर बना बना में प्रकाश पुनरुक्ति अलंकार है, और यहाँ पर यमक अलंकार भी है, यमक। ठीक है, यहाँ पर प्रकाश पुनरुक्ति अलंकार है। ठीक है, आगे देखिए आपका नवा, नवा जो आपका पैराग्राफ है उसको देखिए, नवा जो है वो देखिए, मैं रोया तुम इस, यानी मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं हूँ दुनिया का एक नया दीवाना। यानी कवि जब रोता है तो उसको संसार के लोग क्या समझ बैठते हैं, गाना समझ बैठते हैं कि कवि तो गाना गा रहा है। मैं फूट पड़ा यानी जब प्रेम की वेदना है, प्रेम की जो पीड़ा है वो अधिक हो जाती है, तो कवि क्या है, फूट फूट कर रोता है। तो संसार के लोग उसे छंद बनाना कहते हैं कि कवि तो छंद बना रहा है। और आगे कवि कहते हैं कि क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, ये संसार के लोग मुझे कवि क्यों कहते हैं, मैं तो क्या हूँ, दुनिया का एक नया दीवाना हूँ। कवि क्या कहता है कि मैं तो दीवाना हूँ, मुझे दीवाना कहकर पुकारो, मुझे कवि कहकर मत पुकारो। तो इस तरह से आपको इसकी व्याख्या करनी है। तो देखिए व्याख्या, व्याख्या यहाँ पर लिखनी है। कवि कहता है कि प्रेम की पीड़ा के कारण उसका मन रो देता है, यानी प्रेम की पीड़ा के कारण उसका मन रो देता है। उसके रोने को जो संसार है वो क्या मान बैठता है, गाना मान बैठता है। जब वेदना अधिक हो जाती है तो दुख को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करता है, यानी कवि की जब वेदना अधिक हो जाती है रोते रोते, तो उस दुख को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करता है कवि। संसार के लोग जो हैं वह इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं कि कवि तो छंद बना रहा है। कवि प्रश्न करता है कि यह संसार के जो लोग हैं मुझे कवि के रूप में क्यों स्वीकार कर रहे हैं, कवि के रूप में क्यों अपनाने को तैयार हैं।
वह तो स्वयं को क्या है, एक नया दीवाना कहता है जो हर स्थिति में क्या रहता है, मस्त रहता है। तो ठीक है, इस तरह से आपको बहुत ही शानदार जबरदस्त धुआंधार तरीके से करना था। आगे देखिए, आगे है इसकी विशेष, कवि मस्त प्रकृति का व्यक्ति है, यह उनके गीतों से जान पड़ता है। ठीक है, यानी मस्त प्रकृति का व्यक्ति है, यह उनके गीतों से क्या है, सामान्य रूप से स्पष्ट रूप से झलकता है। आगे है दूसरा, कवि कहकर, क्यों संसार मुझे कवि कहकर अपना है। कवि कहकर यानी क की जो आवृत्ति है वो ये, उसमें क्या है, अनुप्रास अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार की पहचान क्या है, जब यानी आगे की जो अक्षर है ना, आगे की जो अक्षर है, जैसे क आ गया तो उसमें क्या है, अनुप्रास अलंकार है, एक जैसी होनी चाहिए क, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तीसरा है, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो आपको इस तरह से क्या है, विशेष लिखना था। ठीक है, विशेष लिखना था। आगे देखिए आपका 10वां लास्ट जो है पैराग्राफ, उसको देखिए। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। तो कवि ने क्या कविता लिखी है, आगे देखिए। यानी कवि क्या कहता है, मैं दीवानों, यानी दीवानों जैसा क्या है, वेश लिए फिरता हूँ, वेशभूषा कवि की कैसी है, दीवानों जैसी है। मैं मादकता, देखिए मैं मादकता क्या है, निशेष लिए फिरता हूँ, है ना। मादकता कैसे लिए फिरता है, निशेष लिए फिरता है। देखिए निशेष, निशेष का मतलब क्या है, जिसकी कोई सीमा ना हो, निशेष। ठीक है, निशेष यानी कुछ भी बाकी ना हो। और यहाँ पर मादकता का मतलब क्या है, मादकता का मतलब है प्रेम का नशा, है ना। मादकता मतलब क्या है, प्रेम का नशा, प्रेम का नशा। यानी कवि क्या कहना चाहता है, दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मादकता यानी प्रेम का जो नशा है वो निशेष है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए। यानी कवि जब क्या है, कविता गाता है तो उसको सुनकर जो संसार के लोग हैं, संसार है, वो क्या है, झूम झुक कर, यानी झूम झूम कर क्या है, लहराता है, नाचता है। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। तो देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में कवि ने क्या लिखा है, समाज उसे दीवाना, यानी समाज उसे क्यों दीवाना स्वीकार नहीं करता। कवि क्या कहता है कि जो समाज है वो उसको क्या है, दीवाना स्वीकार करे, वह दीवानों का रूप धारण करके संसार में घूमता रहता है, उसके जीवन में जो मस्ती है वो शेष रह गई है, उससे लिए वह घूमता रहता है। इस मस्ती को सुनकर सारा जो संसार है वो झूम उठता है। कवि के गीतों में मस्ती, यानी कवि के जो गीत हैं, कवि के गीतों की मस्ती सुनकर लोग झूम, यानी प्रेम में झूम जाते हैं और आनंद से घूमने लगते हैं। मस्ती के संदेश को लेकर कवि संसार में घूमता है, जिसे लोग गीत समझकर भूल कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कवि ने लास्ट वाला जो पैराग्राफ है वो लिखा है। ठीक है, इसकी अपन क्या देखते हैं, इसका विशेष भी देखते हैं। श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति हुई है ना। श्रृंगार रस की क्या है, अभिव्यक्ति हुई है। तत्सम शब्दावली व अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, ये चैप्टर का लास्ट वाला हो गया। ठीक है, लास्ट वाला पैराग्राफ। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।